हेलो, हाउ आर यू। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था वीडियो में चैप्टर 1 सॉल्यूशंस, उसका हमने ओवरव्यू लिया था एक बार। और आज हम लोग उसी को डिटेल में चलेंगे लेके। सेक्शन 1 हमने सबसे पहले देखा था, मैंने आपको बताया था 9 अलग अलग तरह के सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन किसका बनता है? एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जितने भी सॉल्यूशंस हमें पढ़ाए जाते हैं 12th क्लास में, वो बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं। बाइनरी का मतलब दो। दो क्या? दो, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सबसे कॉमन एग्जांपल मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि नमक का पानी, जिसमें नमक सॉल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है। जनरली ये देखा गया है कि सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है और सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है। मैं 9 सॉल्यूशन आपको नहीं बता रहा हूं, खाली 3 बता रहा हूं जो इस चैप्टर में डिस्कस भी हुए हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। उनका नाम है क्या? लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस में गौर करने वाली बात यह है कि जो आपका सॉल्वेंट है वो एक लिक्विड है। सॉल्यूट आपका 3 चीजों में से कुछ भी हो सकता है। सबसे पहला गैस हो सकता है, दूसरा लिक्विड हो सकता है खुद, और तीसरा सॉलिड भी हो सकता है। देखिए आपकी स्क्रीन पे इस टाइम मैंने सबसे पहले आपको ये दिखा रखा है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का मैंने सबसे कॉमन एग्जांपल लिया है O2 डिजॉल्व इन H2O, पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व, यानी कि सी वाटर। सी वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व है। एक्वेटिक हमारी सारी की सारी लाइफ वहीं से चलती है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। अब इस चीज में आप ये देखिए, ये जो आपकी स्क्रीन पे रेड मॉलिक्यूल्स हैं, ये है ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व। पानी में O2 गैस को ये मैंने डिजॉल्व कर रखा है, O2 डिजॉल्व। अब O2 का जो मॉलिक्यूल है, क्या वो पानी में ही होगा सिर्फ, और ऊपर एयर स्पेस में नहीं होगा, गैसियस फेज में नहीं होगा? तो गैसियस फेज में भी होगा। तो इससे आपको यह पता लगा कि दो तरह के बेटा फेज होते हैं। एक तो होता है लिक्विड फेज और दूसरा होता है आपका गैसियस फेज। इस चैप्टर में आपको यह चीज काम आएगी। दो तरह के फेज होते हैं। गैसियस फेज में आपका सारा स्पेस गैस होता है, जिसमें कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूल उड़ उड़ के ऊपर जाता है हवा में, और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल भी उड़ उड़ के ऊपर जाता है हवा में, जिसको बोलते हैं गैसियस फेज। यहां पे गैसियस फेज में देखो, रेड कलर से आपके स्क्रीन पर O2 का मॉलिक्यूल दिखा रखा है मैंने, और ब्लू से मैंने आपको H2O का मॉलिक्यूल दिखा रखा है। ऐसे ही पानी के अंदर भी बच्चों मैंने रेड कलर से O2 का मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है और ब्लू कलर से मैंने दिखाया हुआ है H2O का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम अपने दूसरे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बच्चों। वो है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है, सबसे कॉमन एग्जांपल है इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि आपका नॉर्मल अल्कोहल। जो भी अल्कोहल जो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है अल्कोहल, एंड इट इज वेरी वेरी फेमस एग्जांपल, इसीलिए मैंने आपको ये लिया है। इस फिगर में आप देखेंगे स्क्रीन पे, ये जो येलो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, ये येलो मॉलिक्यूल्स हैं अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स। अल्कोहल के मॉलिक्यूल हो गए, और ये गैसियस फेज में मैंने अभी मार्क किया है। अब अल्कोहल का मॉलिक्यूल आप देखो, ये मैं मार्क कर रहा हूं लिक्विड फेज में। दिस इज अल्कोहल मॉलिक्यूल इन लिक्विड फेज। इस पूरे के पूरे चैप्टर में बच्चों हमको ये दोनों बातें समझ के चलनी पड़ेंगी कि लिक्विड फेज में और गैसियस फेज में दोनों में ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि ये लिक्विड फेज और गैसियस फेज का क्या चक्कर है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे कि आप अपने घर में फर्श पे एक्सपेरिमेंट करके देखो, पानी फेंक के देखो, थोड़ा सा फेंकना, आधा मग्गा या बहुत थोड़ा सा, नहीं तो डांट पड़ जाएगी। थोड़ा सा आपने फेंका फर्श पे, सुबह को उठोगे तो पानी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिला आपको पानी? बिकॉज वाटर वॉज वॉलेटाइल। जो आपने पानी फेंका उसके जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में थे, लिक्विड फेज में थे, वो उड़ उड़ के गैसियस फेज में चले गए। वाई? बिकॉज दी इट वॉज वॉलेटाइल। ऐसे ही आप अल्कोहल भी फेंकोगे, अल्कोहल भी उड़ जाएगा। तो दोनों फेज ना एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड फेज भी है और गैसियस फेज भी है। ठीक है, अच्छा फिर से ब्लू में यहां पे मैंने H2O दिखा रखा है आपको,
जैसे मैंने पहले दिखाया था, और H2O का मॉलिक्यूल मैंने दोनों फेज में दिखा रखा है, लिक्विड और गैसियस फेज में। इससे आपको बहुत सारा कुछ समझ में आया होगा। थर्ड, हम अपने डायग्राम पे चलते हैं, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड में मैंने सबसे फेमस वाला एग्जांपल लिया है जो पिछली क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, NaCl डिजॉल्व इन वाटर। नमक का पानी बच्चों, नमक को जब आप डिजॉल्व करते हो तो नमक नॉन वॉलेटाइल है, नमक नहीं उड़ता। नमक को फर्श पे फेंक के देखो, सुबह को उड़ा हुआ नहीं मिलेगा, सुबह को वहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने NaCl के मॉलिक्यूल को खाली लिक्विड फेज में दिखाया है, गैसियस फेज में नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि NaCl इज नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। और नॉन वॉलेटाइल का उल्टा क्या होता है बच्चों? वॉलेटाइल। वॉलेटाइल क्या होता है? जो उड़ जाए। जैसे कि वॉलेटाइल क्या होता है? लिक्विड में पानी वॉलेटाइल है, अल्कोहल वॉलेटाइल है, और सॉलिड बहुत कम वॉलेटाइल होते हैं, जिसमें से कि कैम्फर एक है। कैम्फर यानी कि कपूर, वो भी वॉलेटाइल है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन खत्म हो गया बच्चों। फर्स्ट सेक्शन वाज इजी, और फर्स्ट सेक्शन से बहुत ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये। चैप्टर का एक तरह से स्टार्टर आप समझ सकते हो। सेक्शन 2, सेक्शन 2 में आप देखो, एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस, 7 डिफरेंट वेज में है। ये भी हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, और खाली न्यूमेरिकल्स ही इसमें हम लोग देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी सिंपल है, 11th में एक बार कवर कर ही चुके हैं। जैसे कि सबसे पहला है मास बाई मास परसेंट। तो मास बाई मास परसेंट में क्या होगा आप गैस कर सकते हो बहुत आसानी से, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, टोटल परसेंट आ जाएगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। देन मास बाय वॉल्यूम परसेंट, अगेन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। जो ऊपर चीज लिखी हुई है वो सॉल्यूट की है, परसेंटेज सॉल्यूशंस में, कॉन्सेंट्रेशंस में, और जो नीचे लिखा हुआ है वो सॉल्यूशन का है। ये तीन वाले ना परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशंस हैं। कौन कौन से? मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, आसान है ये। फिर उसके बाद आता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन हम लोग 11th क्लास में भी देख चुके हैं, जैसे और बाकी सब भी देख चुके हैं। पार्ट्स पर मिलियन में क्या होता है? ऐसी चीजें ली जाती हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, रेन वाटर में डिजॉल्व्ड एसिड्स कितने होते हैं? बहुत थोड़े से निकलते हैं। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 to the power 6। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 1 मिलीग्राम एसिड 10 to the power 6 grams, 10 to the power 3 grams ऑफ वाटर में डिजॉल्व है, तो इसको बोलते हैं 1 ppm। मैं दोबारा बताता हूं, दोबारा आप समझो। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 मिलीग्राम ऑफ एसिड डिजॉल्व है किस में? 1 kg ऑफ सॉल्यूशन में, देन ये कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है 1 ppm। दिस इज 1 ppm। ओके, इसमें इसको हम सॉल्यूशंस जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में कवर करेंगे, असाइनमेंट्स में इसको कवर करेंगे। थ्योरेटिकली वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, और न्यूमेरिकल्स हैं, और न्यूमेरिकल भी लेट मी टेल यू बोर्ड में नहीं आते हैं। तो इसका क्या पर्पज है पढ़ने का? ये और क्वेश्चंस में हमारी मदद करता है, और क्वेश्चंस में ये कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में दिया होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज वेरी सिंपल, इट्स द फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स, इजंट इट? जैसे कि आपको मोल फ्रैक्शन लेट्स से ऑक्सीजन का निकालना है। ऑक्सीजन का किस में निकालना है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिक्सचर में निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कहां से आएंगे? ऑक्सीजन नाइट्रोजन के प्लस कर लो, वेरी सिंपल। ओके ओके, मोलैरिटी। मोलैरिटी तो हमारे फेवरेट वाले कॉन्सेंट्रेशंस हैं। आप जानते हो 11th में भर भर के हमने मोलैरिटी का इस्तेमाल किया है, और मोलैरिटी का इस्तेमाल भी किया है।
एक बार रिवाइज करने के लिए आपको बता देता हूं, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. तो ये छोटा सा एक आपने फर्क देखा मोलैरिटी और मोलैलिटी में, जो आपने 11th क्लास में भी देखा था. दोनों ही में मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो ऊपर कॉमन है न्यूमरेटर में, फर्क किसमें है? डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर में क्या फर्क है? मोलैरिटी में, मोलैरिटी आर, मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, जबकि मोलैलिटी एल, मोलैलिटी में डिनोमिनेटर में क्या है? मास है. 1 kg मास है किसका? सॉल्वेंट का. ठीक है, ये छोटा सा फर्क है. ओके, तो ये देखो दो सेक्शंस तो हमारे मैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मानता 12th के इस वाले चैप्टर में. डायरेक्टली फोकस नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता, इनडायरेक्टली जरूरत पड़ती है. मगर अब सेक्शन 3 से हमारा चैप्टर वास्तव में चालू हो जाता है और इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड इट इज वेरी एक्साइटिंग टू ऑब्जर्व दिस. तो सेक्शन 3 में हम लोग बच्चों क्या देखने वाले हैं? सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी से मतलब क्या है बच्चों? सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि कितना कोई सॉल्यूट सॉल्युबल है हमारे सॉल्यूशन में. व्हाट इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड in a solution without getting precipitated. This is the definition of solubility. अच्छा, अब हमें देखना है, ये 3A मैंने पॉइंट बना रखा है एक. मैं फैक्टर देखना चाहता हूं कि सॉल्युबिलिटी मेरी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मुझे कोई सॉल्यूशन बनाना है और मैं चाहता हूं कि मैं उसमें ज्यादा सॉल्यूट घोल पाऊं, तो मैं क्या करूं? फैक्टर. तो ये मुझे क्या क्या मदद करने वाला? फैक्टर. मुझे सोचना पड़ेगा ऐसे कौन सी चीजें हैं जो मैं कर दूं तो ज्यादा घुल जाए. तो दो फैक्टर डिस्कस किए गए हैं. सबसे पहला टेम्परेचर देखेंगे, उसके बाद प्रेशर देखेंगे. इसका मतलब यह है कि अगर मुझे ज्यादा कोई चीज घोलनी है तो टेम्परेचर बढ़ाऊं कि घटाऊं? फॉर एग्जाम्पल बेटा, छोटा सा एक एग्जाम्पल है. आपकी मम्मी चाशनी बनाती होंगी. चाशनी में क्या होता है? पानी लिया जाता है और उसमें बहुत सारी चीनी घोली जाती है, और चीनी तब तक घोलते रहते हैं जब तक वो घोलनी बंद ना हो जाए, और उसके बाद भी घोलते रहते हैं. कैसे? थोड़ा सा गैस जला के, हीट करके फिर और घोलते हैं, और घुल जाती है. तो टेम्परेचर बढ़ा के और घुलती है. तो टेम्परेचर एक फैक्टर होता है कि कितना हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं. अच्छा, तो उसको देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छा डायग्राम से समझाने वाला हूं. देखो, अब आप अपनी स्क्रीन पे फोकस करो एक बार. एक मैंने एक रिएक्शन दिया है. सबसे पहले रिएक्शन देखो क्या लिखा है. A प्लस बी गिव्स AB प्लस हीट, और उसके बाद लिखा EXO. एक्सो मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिन रिएक्शंस में से हीट बाहर निकलती हो. ठीक है, मतलब A और B को मिलाया, उनको मिला के AB एक चीज बनी और हीट बाहर निकली. अब इसी चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एक डायग्राम से. अब आप अपने डायग्राम पे फोकस कीजिए. डायग्राम में मैंने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है चूना, और लाइम भी बोला जाता है इसको. अब चूना पानी में डालते हैं, और पुराने ज़माने में तो चूने को पानी में डाल के ना उस दीवार पे पुताई वगैरह भी करते थे. तो वही वाला चूना है ये. तो अब आप देखो आपके स्क्रीन पे हमने CaO यानी कि चूने को थोड़ा सा चम्मच में लिया, और उसके बाद उसे पानी में डाला, और डाल के जब हमने इसको मिलाया, तो आप ये रेड कलर का बाहर देख पा रहे हो. ये जो बाहर निकल रहा है, दिस इज हीट आउट. बहुत सारी हीट बाहर निकल रही है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि हीट बाहर निकल रही. एक्सो मतलब बाहर निकालो, हीट बाहर निकल रही है. ठीक है, अब ये वाले रिएक्शन को अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, टेम्परेचर कैसे बढ़ा दूं? ये बढ़ा दिया मैंने इसका टेम्परेचर, मैंने इसके नीचे जला दी आग. तो क्या होने वाला है?
ये लेस सॉल्युबल हो जाएगा। आपको बच्चों ये ध्यान रखना है, जब भी कोई ऐसा सॉल्यूशन होगा विच इज एक्सोथर्मिक यानी कि हीट बाहर निकल रही होगी, तो उसमें आग मत जलाना, उसको गर्म मत करना, नहीं तो वो ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। समझे आप इस चीज को बात? अच्छा, इस चीज को देखो, एक तो मैंने आपको ऐसे समझाया ताकि आपको याद रहे। अब मैं आपको टेक्निकली बताता हूं। दिस इज लॉ शाटिलियर प्रिंसिपल, और लॉ शाटिलियर के हिसाब से हम लोग, मैंने ये जो इक्वेशन लिखी है, अब आप इसको चेक करो कि a प्लस बी गिव्स ए बी प्लस हीट। नाउ इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, the reaction, the law Chatelier says that the reaction goes in the reverse direction so as to nullify the change in temperature. टेम्परेचर को जब बढ़ाओगे और हीट पहले से ही प्रोडक्ट साइड में निकल रही है, तो रिएक्शन वापस जाएगी, और इसीलिए कम घुलता है ये। ठीक है, मैंने आपको दो तरीके से समझाया है, दोनों में से आप कोई सा भी एक तरीका याद रख सकते हो, मकसद हमारा याद रखना है। ओके, अब इसी का एक और वर्जन हम लेंगे, और वो वर्जन है बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक मतलब, आपके स्क्रीन पे ये देखो इसको आप, एंडोथर्मिक का मतलब है जो हीट एब्जॉर्ब करता हो, जो सराउंडिंग से हीट खाता हो, एब्जॉर्ब करता हो अपने अंदर सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। अंदर आओ हीट, है ना? ओके, इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है NaCl प्लस H2O, और इसमें एग्जाम्पल आपका चीनी का भी हो सकता है। चीनी अगर आप पानी में घोलोगे, वो भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। देखते हैं कैसे। देखिए, तीन मैंने आपको इसमें फिगर बनाई है। सबसे पहली वाली जो फिगर है, उसमें आप ये देख पा रहे हैं कि मैंने NaCl को चम्मच से पानी में डाला, और उसके बाद एक रॉड से, दूसरी फिगर में आप देख पा रहे हैं, गोल गोल घुमाया, और जब गोल गोल घुमाया चलाया, तो मैं उसे बेसिकली हीट सप्लाई कर रहा हूं अपने हाथ से, एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं अपने हाथ से, और ऐसे ये रिएक्शन एंडोथर्मिक बन जाता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। जो मैं एनर्जी दे रहा हूं हाथ से, लगातार रॉड जो चला रहा हूं, वो भी एब्जॉर्ब करे चले जा रहा है। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं इसके अंदर तीसरे डायग्राम में हल्की सी आग जला दूं, नीचे बंसन बर्नर जला दूं, तो ये ज्यादा सॉल्युबल हो जाता है। रिएक्शन के फॉर्मेट में भी मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया है। सबसे आखिरी में देखिए अपनी स्क्रीन में रिएक्शन लिखा है, A प्लस बी प्लस हीट गिव्स यू AB, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और इसको भी लॉ शैटलियर से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, देन द रिएक्शन गोज इन सच अ डायरेक्शन सो एज टू नलिफाई द चेंज। जब आप टेम्परेचर ज्यादा करते हैं, तो हीट तो निकल रही है रिएक्टेंट साइड में, हीट तो रिएक्टेंट साइड में है क्योंकि एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा जहां हीट नहीं है। ठीक है, सो इट इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी, और इसी वजह से हमारी मम्मी चाशनी बनाते हुए उसको गर्म करती हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3B में मैंने रखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। अच्छा, अब देखो, अभी तक तो मैं आपको बता रहा था सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्युबिलिटी, ठीक है, कि वो कैसे कैसे फर्क करती है टेम्परेचर के साथ। अब मैं आपको बताने वाला हूं गैस इन अ लिक्विड। जब मैं किसी गैस को लिक्विड में डालता हूं, तो उसका टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है। बच्चों, जो अभी मैंने आपको बताया, वही फर्क गैस इन लिक्विड पे भी है, और लिक्विड इन लिक्विड में भी है, और सॉलिड इन लिक्विड में भी है। टेम्परेचर के चेंज बिल्कुल सेम है, चाहे किसी में भी ले। मुद्दे की बात खाली एक है। अगर कोई तुमसे ये पूछे कि भाई मुझे ये बताओ कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ये ज्यादा घुलेगा कि कम घुलेगा, तो तुम उससे क्या पूछोगे? तुम पूछोगे, भाई पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। अगर जो तो इसमें हीट बाहर निकल रही है, तो गर्म करने पे कोई सा भी सॉल्यूशन हो, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होनी ही होनी है।
तुम उसे गर्म करके कम सॉल्युबल करोगे, कम घुलेगा। और अगर वो क्या है, एंडोथर्मिक, यानी कि हीट अब्सॉर्ब कर लेता है, यानी कि वही वाला है जो चाशनी वाला एग्जाम्पल लिया था, चीनी को पानी में डालने वाला एग्जाम्पल लिया था, और नमक को पानी में डालने वाला एग्जाम्पल लिया था अभी थोड़ी देर पहले। अगर तुम हीट बढ़ाओगे, अगर तुम गैस पे रखोगे, अगर तुम उसे गर्म करोगे तो ज्यादा घुलेगा। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, रिएक्शन हीट अब्सॉर्ब करते हैं। गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, सब पे लागू होता है। आप समझ गए टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। अब हम चल रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखने के लिए बच्चों। हमारा दूसरा जो फैक्टर है वो है प्रेशर का। ओके, प्रेशर का इफेक्ट समझाने के लिए पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूं। प्रेशर का इफेक्ट खाली बच्चों पड़ता है गैस पे। जब आप गैस पे प्रेशर लगाते हो तो आप जानते हो वो कंप्रेस हो जाती है। आप करके देख लेना कभी, एक गुब्बारा ले और गुब्बारे के ऊपर जब आप उसे दबाओगे तो दबेगा ना, गैस दबती है। अच्छा, तुम कभी सॉलिड को दबा के देखना, जैसे दीवार है घर में, तो दीवार पे धक्का लगाओ, दबती है क्या? नहीं दबती ना। ओके, तो इससे हमें यह बात पता लगती है कि गैसेस आर कंप्रेसिबल। गैसेस पे जब प्रेशर लगाते हो तो कंप्रेस होती हैं। ठीक है, अब इस लर्निंग के साथ हम ये डायग्राम देखते हैं जो मैंने बना रखा है। इसको आप चेक कीजिए। मैंने सबसे पहले दो डायग्राम बना रखे हैं और इसमें मैंने आपको दिखा रखा है CO2 गैस। CO2 गैस को पानी के ऊपर लिया है और अगर मैं इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं लगाता हूं पहली दो फिगर्स में, तो कुछ कुछ मॉलिक्यूल आ जाते हैं डिसॉल्व होने। देखो, जैसे मैंने आपको 3 मॉलिक्यूल दिखाए हैं डिसॉल्व होने, पानी के अंदर आ गए। गैस के मॉलिक्यूल, CO2 के मॉलिक्यूल ऊपर से गैस से नीचे पानी के अंदर आ गए जब कोई प्रेशर नहीं लगाया। तो अगर प्रेशर लगाऊं, किससे लगाया प्रेशर? पिस्टन से बच्चों। ये है पिस्टन। पिस्टन से मैंने इसको दबाया और प्रेशर लगाया तो बहुत सारे मॉलिक्यूल CO2 के लिक्विड के अंदर आ जाएंगे। आप चेक कीजिए कितने सारे गैस के मॉलिक्यूल्स, ये जो लाल लाल डॉट्स हैं, ये कितने सारे वाटर के अंदर आ गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, मोर द प्रेशर मोर इज द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अच्छा, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। कार्बोनेटेड वाटर यानी कि सोडा, यानी कि कोल्ड ड्रिंक। आपके कोल्ड ड्रिंक में बच्चों वो जो फिज आता है ना बॉटल में, दैट इज ड्यू टू CO2 गैस डिजॉल्व, एंड विच इज डिजॉल्व अंडर प्रेशर। उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जब आप बॉटल को खोलते हो ना तो एकदम से फिज निकलती है और कभी कभार कोल्ड ड्रिंक भी उछल के बाहर आ जाती है। ठीक है, वाई? बिकॉज उसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और इसी वजह से गैस उसके अंदर डिजॉल्व रह पाती है। ऑल राइट।